उम्मीद ही नहीं किया कि तुम पढ़ोगे, उम्मीद पे खड़े उतरे तुम। आजकल उल्टा उम्मीद करते हैं, कहीं कोई गलती से पढ़ तो नहीं लिया तो बड़ी बात हो जाएगी, डेंजर का साइन है, फिर वो कुछ कर जाएगा। वक्त बदलना है अपना तो खुद को बदलना होगा। सो हम लोग लास्ट क्लास 5 नवंबर हुआ था ना, और आज आ गया तारीख 12। सो हमने एसी क्वांटिटी के बारे में पढ़ने की कोशिश की थी, समझने की। रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनोसॉइडल ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट। तो ये बात हमने सीखा था कि वोल्टेज सोर्स कई तरह के हो सकते हैं। वोल्टेज सोर्स डीसी हो सकता है जो डायरेक्ट करंट दे, यूनिलैटरल यूनिडायरेक्शनल, या अल्टरनेटिंग वाला हो जो डायरेक्शन बदलता हो। किसका डायरेक्शन बदलता हो? करंट का। यहां पोलैरिटी चेंज होती है। पोलैरिटी कई तरह से चेंज हो सकती है। मैं स्क्वायर वेव लेके भी पोलैरिटी चेंज कर सकता था, ये भी एक सोर्स हो सकता है, दिस कैन बी अ सोर्स। मैं रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म का भी बना सकता था सोर्स। ठीक है, मैंने इन दोनों को चूज नहीं किया है, हमने चूज किया है साइन वेव को। अब थोड़ा सा मैंने आपको कहा था कि साइन थीटा के बारे में थोड़ी जानकारी करके आइएगा, तो आप लोगों ने किया ही होगा। जो मुझे पता चला कि आप लोगों ने नहीं पढ़ाई किया है, तो इसका मतलब है कि आप लोग मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं, कुछ ना कुछ करके आए होंगे तैयारी। तो जो आप पढ़ते थे क्लास 9th या 10th में, जो आपको समझ में नहीं आता था, फिर भी पढ़ते जाते थे। पढ़ता क्या ना करता है ना, मरता क्या ना करता है, पढ़ता क्या ना करता। सो यहां ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बोलते थे। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, ट्राइंगल बहुत तरह के हो सकते हैं, एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, स्पेशल केस राइट एंगल ट्राइंगल। क्योंकि हमारे रोजमर्रा की बहुत सारी जिंदगी में राइट एंगल ट्राइंगल काम कर जाएगा। अगर ये कोई बिल्डिंग है, इसकी जो छाया बनेगी, वो ऐसा शैडो जो बनेगा वो राइट एंगल बना देगा। ऐसे पहाड़ है, कुछ भी है, पोल है, तो हमें राइट एंगल ट्राइंगल का रोजमर्रा की लाइफ में काफी एप्लीकेशन होता है, इसलिए हमें पढ़ाया जाता है ना। जियोमेट्री, जियो मतलब JIO, जियो मत समझना कि जियो कर लो दुनिया मुट्ठी में। जियो मतलब अर्थ, मेट्री मतलब मेजरमेंट, जियोमेट्री, है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल में 3 तरह के रेशियो निकाले गए थे कि भाई टोटल 3 क्वांटिटी है, टोटल 3 तरह का पेयर हो सकता है। एक P/B हो सकता है, एक P/H हो सकता है, एक B/H हो सकता है। बाकी फिर उल्टा कर दो। तो यहां जो P/H आया था, P/H, इसका नाम हुआ था साइन थीटा। तो थीटा 0 है तो P 0 है, क्योंकि यहां से P इक्वल टू हो जाएगा H साइन थीटा। थीटा 0 है, P 0 है, थीटा 90 है, P H के बराबर है। ऐसे करके कहानी है। बट ट्रायंगल की समाप्ति हो जाएगी कुछ वैल्यू के बाद। 0 के बाद 90 डिग्री पहुंचते पहुंचते ट्रायंगल खत्म हो जाएगा ना। बहुत ऊंचा ट्रायंगल बनाऊंगा तो ऐसा दिखेगा, ट्रायंगल कहां रहेगा फिर। लेकिन जो थीटा है, थीटा का वैल्यू जब आगे भी जाता है तो पता चलता है कि अच्छा एग्जिस्ट कर रहा है। थीटा 90 के बाद भी एग्जिस्ट कर रहा है। थीटा 45, 60, 90, 120, 135, 180, 270, 360 और आगे बढ़ते जाओ, साइक्लिक कंडीशंस आ जाते हैं।
तो उसको साइक्लिक फंक्शंस कहने लगे। वो मैथमेटिकल क्वांटिटीज या एक्सप्रेशंस जो हम वैल्यू आगे बढ़ाएं तो रिपीटिशन में आ गए। अब उसका ग्राफ बनाया थीटा के हिसाब से कि भाई ठीक है, थीटा को अगर मैं वैरी करा रहा हूं तो देखा कि भाई इस तरह का मैग्नीट्यूड मिल रहा है, 0 पे 0, 30, 60, 90 ऐसे करके। अब जो मेरा AC आ रहा है सप्लाई, अब इसका नाम क्या दे दिया, ठीक है, अगर इसको y एक्सिस दे दिया और इसको थीटा दे दिया तो इसका नाम दे दिया y इज इक्वल टू साइन थीटा, है ना, ऐसा दे दिया करके। तो देखा ये कि ये अगर मैं साइन थीटा कह रहा हूं तब जब ये वैल्यू यहां पीक पर है, ये वैली कह सकते हैं, ये पीक है। पीक मतलब पहाड़ की ऊंचाई है, वैली मतलब घाटी कोई होती है ना, होता है ना ऐसे घाटी, वैली। पीक है, वैली है, या नेगेटिव पीक कह सकते हैं, पॉजिटिव पीक है, नेगेटिव पीक है, दोनों तरफ वो अपने पीक पे जा रहा है, मैक्सिमम पे जा रहा है। मैं अगर कोई चीज को ऑसिलेट करूं तो इधर का मैक्सिमम और इधर का मैक्सिमम, देखो पॉजिटिव को नेगेटिव बोल दूंगा या फिर राइट और लेफ्ट बोलूंगा ऐसे करके। सो y इक्वल टू साइन थीटा तो ऐसा है। लेकिन देखा कि अच्छा अगर मैं थीटा तो वही रहने दूं, बट कोई कहे नहीं इस एम्पलीट्यूड को और थोड़ा दूर से बढ़ा के छोड़ता हूं तो देखेंगे लंबा ऑसिलेशन हो रहा है। तो पता चला कि ये तो 1 था, अगर डबल से स्टार्ट किया तो ऐसा आ गया, तो इसका नाम रख दिया y इज इक्वल टू 2 साइन। सो ये हो गया इसका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड में पॉजिटिव भी आ सकता है वर्ड और नेगेटिव भी आ सकता है। एम्पलीट्यूड मतलब +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। सो हमने जो जनरेटर बनाया ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जनरेटर, उसका शक्ल ही ऐसा आया। नहीं आएगा तो लाएंगे क्योंकि हमें भाई यही एक फंक्शन मालूम है ट्रिगोनोमेट्री का। मान लीजिए साइन थीटा वाला समझ में आता है, बाकी हटाओ, कॉस साइन टैन हटाओ, उसको मार के फेंक दो कहीं, साइन थीटा को बचा के ले आओ। मान लीजिए कि तो हमारा आता भी ऐसा ही है कर, बहुत खुशनसीबी है हमारी कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी, e पे पावर माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, क्या क्या बहुत बुरा हो सकता था। तुमको कैसा अलजेब्रिक हो, मैं कहूंगा अलजेब्रिक भी बुरा हो सकता है, x पे पावर x हो जाए तो ओके ना ना ना, फिर साइन थीटा ही ठीक है, मान लेते हैं, कम से कम थोड़ा जान बचेगा इसमें, है ना। तो ऐसा है कि हम लोग लकी हैं कि जो हमारा AC मतलब जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जनरेटर है, जो ये वोल्टेज किसी भी समय में क्रिएट कर रहा है, इट इज कमिंग एज अ साइन ऑफ द फंक्शन थीटा। एंड थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल जो वो कॉइल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड से। मैग्नेटिक फील्ड अगर है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड है। हम इसको अदृश्य रेखा इसको दिखाते हैं, है ना। पंखा से हवा आ रही कैसे दिखाते हो, ऐसा दिखाते हो ना, ऐसा फैन बना के फिर थोड़ा सा ऐसे दिखा दोगे भाई थोड़ा सा हवा बह रही है, मान लो चित्रकारी में। तो हमने ऐसे दिखा दिया कि नॉर्थ से कुछ निकल के साउथ की तरफ जा रहा है, और हमने कहा कि इसके अंदर हम एक कॉइल अगर मूव करा रहे हैं, कॉइल मतलब सामने से ऐसा रेक्टेंगल सामने से मैं दिखा रहा हूं, तो आपको सिर्फ 2 छोर दिखाई देंगे, उसके पीछे थोड़ा सा उसका बैक साइड जो होगा सामने वाला दिखाई देगा ऐसे करके। और ये मूव कर रहा है अगर, और ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ना। तो हमने देखा कि जो भी EMF पैदा हो रहा है कुल मिलाकर के वो हो रहा है, कितना एंगल बन रहा था इसका एक्सिस का, मतलब ये इसका एक्सिस है इस कॉइल का, और मैग्नेटिक फील्ड है ये, मान लीजिए इन दोनों के बीच एंगल अभी 0 है। तो देखा शुरू में एंगल 0 है, तो देखा कि EMF भी 0 है। फिर जैसे जैसे एंगल बढ़ना शुरू हुआ EMF से, थीटा हुआ, फिर 90 हुआ, फिर 135, 180, 270, तो देखा कि जैसे जैसे हुआ वैसे वैसे ये आया, ठीक है, आ गया, पैदा हो गया। तो ऐसे करके आपको ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जनरेट हो रहा है, ठीक है। ये देखा गया एक्सपेरिमेंट से। अभी आप यही समझिए कि भाई मैं कॉइल को रख देता हूं और मैं देखता हूं कि जब कॉइल को मैं मूव करता हूं और उस कॉइल का अपना एंगल जो फील्ड से था वो 0 था, अगर फील्ड भी इधर था और कॉइल का अपना एंगल भी एक्सिस का ऐसे करके, ठीक है, तो ठीक है, मान लिया, हो गया Vm साइन थीटा। लेकिन उसके बाद हमने इसको थोड़ा और बढ़ाया था, थीटा तो पोजीशन ऑफ कॉइल है,
लेकिन थीटा किसी ना किसी हम किस स्पीड से घुमाएंगे उस पर डिपेंड करेगा। मैंने कहा था ना कि आप देख लो कि आप किसी मैदान में किसी पोल के चारों तरफ खड़े होकर भाग रहे हो, है ना, नहीं किधर भागोगे, भाग के जाओगे कहाँ? इधर आपको रस्सी से बांध दिया गया है और आपको कहा जा रहा है भागो, सो आप कहीं भी भागोगे यहाँ पे सर्किल में आ जाओगे। अब जितना तेज भागोगे उतना तेज आप रोटेट कर रहे हो, उतना ओमेगा है ना। तो मैं कहूँगा किसी समय कितना एंगल पे ट्रेस कर लिया तो कहोगे कुछ नहीं है, वो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी है। जैसे कि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता था स्पीड इनटू टाइम, होता था ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ एंगुलर डिस्टेंस जो है स्पीड, एंगुलर स्पीड इनटू टाइम। तो कॉइल जब घूम रहा है तो कहेगा थीटा है, लेकिन थीटा को मैं टाइम के नजर में जाना चाह रहा हूं। मैं जाना कॉइल को कितना तेजी से घुमाया, एक कॉइल को ज्यादा तेजी से घुमाया तो जल्दी जल्दी वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ। तो उसके बदले हमने कहा कि नहीं, हम ऐसे ना करके ऐसे देखते हैं, है ना। फिर किसी ने कहा कि ऐसा है कि कॉइल हमेशा जीरो वाला पोजीशन से नहीं स्टार्ट हो रहा है, कॉइल कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। तो हो सकता है कि जब t बराबर 0 हो तब भी कोई वैल्यू हो। तो इस तरह से करके हमने एक जनरल इक्वेशन मान लिया, ये है ना। इसमें सारे केसेस आ जाते हैं। अगर मैं कहूंगा मेरा कॉइल बिल्कुल उस पोजीशन से शुरू हुआ था जब 0 वोल्टेज था, तो फाई हटा दो, ये आ गया, ठीक है। तो जनरल केस हो गया ये। सो हमारा जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन है मैथमेटिकली, वो हो गया एक जो एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम वैल्यू साइन ओमेगा टी प्लस 5, ऐसे करके आ गया, ठीक है। ऐसा शक्ल आ गया, ठीक है, आ गया। अच्छा, तुमको नहीं भी समझ में आया कि क्यों आ गया, तो फिर मान लो कि आ गया, वो आ जाएगा समझ में, अगले 6 महीने में या 2-3 सालों में आ जाएगा, चिंता मत करो। एकदम आज आना ही जरूरी नहीं है, इसलिए ये टेंशन मत लेना। अगर टेंशन है तो फिर पेंजॉन ले लो, एक माथा दर्द हो रहा है, ठीक है। तो जो वोल्टेज है ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है, चलो हमें नहीं समझ में आया कैसा आया, जी जी सर ठीक है ठीक है ठीक है, चलो एक्सेप्ट कर लिया, आगे बढ़ते हैं पहले, ठीक है। सो ये आपका क्या है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। अब ये वोल्टेज लेके जा कहां रहा हूं, कहीं ना कहीं मैं कोई सप्लाई होगा तो कोई लोड होगा जिसको चलाऊंगा, किसी ना किसी से कनेक्ट करूंगा। भाई शादी विवाह में ये जनरेटर चलता है ना, तो वो घर हो सकता है ना, घर में आप सप्लाई दे रहे हो, ठीक है। अब उसके अंदर क्या है अभी मैं नहीं जानना चाह रहा हूं, बट अगर वोल्टेज के कारण जब सर्किट कंप्लीट होगा तो इसमें करंट भी फ्लो करेगा। अब ये देखा गया कि करंट का जो भी कहानी होगा उसका भी अपना एक मैक्सिमम वैल्यू होता है। अगर वोल्टेज ऐसे ऐसे बह रहा है तो करंट भी ऐसे ऐसे ही जाएगा, ठीक है। तो इसका भी पैटर्न देखा कि कुछ ऐसा है, लेकिन अब क्या किया, इसको फाई मान लीजिए, अगर मैं V बोल दूं, वोल्टेज का अपना फेज है, तो फाई I बोल दिया। इसमें भी कुछ हो सकता है, मतलब कि हो सकता है कि वोल्टेज का ग्राफ तो ऐसा हो, ऐसा होगा, कुछ पहले से चल चुका है, और हो सकता है कि करंट का ग्राफ कुछ और हो, है वो साइनोसॉइडल है, लेकिन उसका अपना भी फेज हो सकता है इनिशियली, ऐसा होता है, होता भी है। तो मैं जनरल केस लेके चल रहा हूं कि अगर इसके भी अपने फेज हैं, इसके भी अपने फेज हैं, तो ये दो रिप्रेजेंटेशन हो गया, वोल्टेज का और करंट का। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट। मैं कतई नहीं कह रहा हूं कि इसकी सारी बातें मैंने आपको एकदम सिस्टमैटिकली समझा दी है कि आपकी जिम्मेदारी कि आपको समझ में नहीं आया। मुझे मालूम है आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें अभी रह गई है, एंड वी नीड लॉट ऑफ टाइम, वी नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस, नॉट ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्विंग, तब जाकर आप दिमाग में कॉम्प्रिहेंड करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। बट दो तरीका है, एक है कि 100 रुपए का नोट दिया है तो पूरा इसका हिस्ट्री खंगार के खर्च करो, या जाके सीधा खर्च करो, है ना। तो अभी क्या, हमें आगे चलना जरूरी है। जब आप मशीन्स पढ़ेंगे और डिटेल्स पढ़ेंगे तो और बढ़िया से इसी चीज को जानेंगे, बट फिलहाल हम स्टार्ट कर दिए, तो थोड़ा सा मैथ अगर हमें आता है तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है।
तो ये आपका हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। रिप्रेजेंटेशन मतलब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अगर मैं इसी को कहूं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करिए, ठीक है, मैथमेटिकली इक्वेशन लिख दिया, इसका ग्राफ भी बनाइए, ग्राफिकल। तो मैं कहूंगा ठीक है, वोल्टेज क्या है, तो कह रहा हूं वोल्टेज का अधिकतम वैल्यू Vm है साइन ओमेगा टी प्लस फाई वी, ऐसे कह दिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको किस तरह से बनाऊं, समझा देता हूं थोड़ा सा, कि जहां ओमेगा टी जो है वो ये है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी है, तो या तो मैं थीटा के अगेंस्ट इसको प्लॉट करता, ठीक है। तो मैं कहूंगा अगर जब t बराबर 0 है तो ये तो टर्म 0 है, ये कुछ वैल्यू आएगा साइन फाई वी, मान लीजिए कुछ वैल्यू आ रहा है, ठीक है, ऐसे आ रहा है, ये इसका अधिकतम वैल्यू हो गया प्रेजेंटेशन। दूसरा प्रेजेंटेशन क्या हो सकता है कि मैं थीटा के बदले ओमेगा टी लिख दूं, थीटा के बदले ओमेगा टी रख दूं। तो थीटा लिखूंगा तो क्या चेंज होगा, थीटा लिखूंगा तो यहां एंगल लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना। यहां थीटा मतलब जैसे कि ये मैं लिखूंगा, अब ये यहां 0 पर दिस वैल्यू है, तो ये मुझे मिल जाएगा थीटा, ये हो जाएगा पाई प्लस समथिंग फाई। अब तुमको लगेगा कॉम्प्लिकेटेड, तो दो मैं सिंपल प्रेजेंटेशन कर देता हूं, फिर इसको लिख देंगे। ये तो जनरल है, अब तुम ज्यादा उलझ सकते हो, तो प्रेजेंटेशन सिर्फ दिखा देता हूं मैं ग्राफिकल, स्पेशल केस लेकर के, ठीक है। जब फाई वी 0 है, तो फाई वी 0 है तो क्या होगा, जो वोल्टेज है उसका शक्ल क्या हो गया, Vm साइन ओमेगा टी, ठीक है। Vm साइन थीटा बोलो या Vm साइन ओमेगा टी। तो अब थोड़ा सा पहले यही सीख लो, तो ये थीटा है, ये V अगर थीटा के टर्म में दिखा रहा हूं तो ऐसे दिखाया, और थीटा 0 हो सकता है, थीटा 90 डिग्री हो सकता है, थीटा 180 हो सकता है, थीटा 270 हो सकता है, और थीटा 360, ऐसे दिखा दिया। अगर कोई इसको ओमेगा टी पे दिखाना चाह रहा है, क्योंकि अलग अलग किताब अलग अलग काम करती है, माथा खराब करके रखा हुआ है सबने, जिसका जो मन करता है बात नहीं करती है ठीक से। सो ये ओमेगा टी का बन रहा है, सो ओमेगा टी बन रहा है, तो ओमेगा टी इज अगेन एन एंगल, क्योंकि थीटा के बराबर ओमेगा टी, तो सेम चल रहा है, 0 है, पाई बाई 2 है, पाई है, 3 पाई बाई 2 है, एंड 2 पाई। लेकिन हम किस में इंटरेस्टेड है, हम टाइम एक्सिस में इंटरेस्टेड है, तो भाई हम वो सब छोड़ो, टाइम से बताओ सीधा। तो टाइम के हिसाब से चलेंगे, सेम ग्राफ रहेगा, लेकिन यहां लिखेंगे 0, यहां लिखेंगे टाइम पीरियड t बाई 4, t बाई 2, t। ध्यान रखिए, इसको एक साथ इकट्ठा बना लीजिए, क्योंकि ना कोई किताब आगे जब पढ़ेंगे कोई इसकी बात करेगा, कोई इसकी बात करेगा, तो एक बार उस समय जो मेरा ये नोट्स होगा, जो आज आपको बेकार लगे, उस दिन आप निकाल के देखिएगा कि मैंने एक जगह ये फोटो बनाया, उस दिन आपका दिमाग कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फेज डिफरेंस कर दूं, थोड़ा सा आगे पीछे ग्राफ को खिसका दूंगा, तो ये वाला ग्राफ भी बन जाएगा, ये बना लिया, ये भी बन जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ थोड़ा सा लेफ्ट साइड खिसका दीजिए, खिसकाना समझते हैं ना, सब कुछ वही है, थोड़ा सा शिफ्ट कर दूंगा, अगर है ही नहीं है ना, थोड़ा सा अगर मैं शिफ्ट कर दूंगा, ऐसे करके, तो ये मेरा इसका ग्राफ बन जाएगा, है ना, ऑरेंज वाला। ये लगाना अगर चाह रहा हूं, शिफ्ट कर देना है थोड़ा सा, कितना, इतना एंगल, फाई वी लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, यानी ये पहले होना शुरू हो गया, t बराबर 0 पे भी कुछ वैल्यू था, सारे ग्राफ आप शिफ्ट कर सकते हो। ये बताना चाह रहा हूं, ये ग्राफ होता जनरल केस का, है ना, ये ग्राफ होता जनरल केस।
मैं बहुत हल्के से बना रहा हूं क्योंकि हमें उतना खटपट की जरूरत है नहीं। सो ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। वैसे ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट कर लेंगे, कुछ भी नहीं बदलना है, खाली नाम बदल देना है। इधर आई कर दूंगा, इधर आई एम कर दूंगा, इधर फाई आई कर दूंगा, आई कर दूंगा, आई आई एम आई आई, ठीक है। और फाई भी इधर है तो उसको शिफ्ट थोड़ा और लिया, शिफ्ट करके दिखा दूंगा कि भाई जो मेरा आई है वो थोड़ा कहीं और हो सकता है, क्योंकि फाई आई ले रहा हूं ये, है ना, फाई आई ले रहा हूं उस केस में। अगर बना रहा हूं तो कहीं और दिखा देंगे, थोड़ा सा कहीं कम या ज्यादा दिखा देते हैं। ऐसे करके कुछ ऐसे आएगा, जो भी आएगा थोड़ा सा आगे पीछे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इधर कंट्रोल डिलीट नहीं कर सकता हूं, यही बना लीजिए, कोई बात नहीं, फाई आई कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। और कुछ नहीं है, मतलब दिस इज नथिंग बट अ शिफ्टेड ग्राफ। तो आप मेन बेसिक ग्राफ बना सकते हैं तो शिफ्टेड ग्राफ भी बना सकते हैं। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल्टरिंग वोल्टेज हो गया एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। ऐसा कोई पूछेगा नहीं ग्राफ बनाने के लिए, बट आप कोशिश करिएगा घर जाकर के एक बार, जो भी बता रहा हूं उसको एक बार दोबारा, अगर कॉपी में लिखे तो सबसे अच्छा है। वीडियो का चक्कर मत लगाइएगा देखने का, वीडियो में अपलोड इसलिए नहीं कर रहा हूं कि वीडियो जाके देखना है, आप यहीं पढ़िए, यहीं नोट डाउन करिए, और उसके बाद जो आपने नोट डाउन किया उसको जाके फिर से फ्रेश उतारिए। उसके बाद अगर दिक्कत लग रहा है कुछ छूट गया क्लास में तो ठीक है, नहीं तो आप अपना काम यहीं करके जाइए, तभी दिमाग में बैठेगा। ये नहीं कि सर तो वीडियो डाल देंगे तो हम तब देखेंगे, नहीं, आप अपने को एक्टिवली इन्वॉल्व करिए क्लास में, है ना, ठीक है। सो ये दो रिप्रेजेंटेशन है जिसमें मैंने ग्राफिकल और मैथमेटिक्स दोनों आपको दिखा दिया है। फाइन, मिटा दूं? हाँ, ठीक है। तो अब कोई भी एक मैथमेटिकल इक्वेशन चूज करूं, मैं चूज कर लेता हूं VT इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी प्लस 5V चूज कर लूं, और थोड़ा छोटा कर देता हूं, VT इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी प्लस 5V, या IT इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी प्लस 5I चूज कर लो। T के साथ प्लॉट कर रहा हूं, ठीक है। जब ये लगा रहेगा तो पहले पीछे की तरफ जाना, जहां 0 पॉइंट है ना उससे थोड़ा पीछे जाना, पीछे यहां मार्किंग कर लेना कि ठीक है मेरे यहाँ 5V गैप है, ये मतलब ये गैप जो है 5V है, यहां से डॉटेड स्टार्ट करना, मतलब बना लिया। उसके बाद इसको थोड़ा थिक कर देना, ठीक है। आगे जनरल ग्राफ कि t बराबर 0 पर साइन, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू देखिए, ये तो VM है, ये क्या वैल्यू है, ये बता रहा है t बराबर 0 पे, तो ये क्या है एक्चुअली VM साइन 5V, ध्यान रहेगा। सो ये मैं मेंटली यहां लगा रहा हूं। सो अब ये क्या है मेरा, ये है एम्पलीट्यूड, ठीक है, पहला टर्म एम्पलीट्यूड। ये क्या है मेरा, एंगुलर स्पीड, ठीक है।
ये क्या है मेरा इनिशियल फेज, इनिशियल जब स्टार्ट किया था, है ना, यही 3-4 टर्म है। अब मुझे ये पता है कि अगर मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा और आगे लेके जाऊं, ठीक है, तो देख रहा हूं कि ये ग्राफ दोबारा कब रिपीट हो रही है। जैसे यहां से चला, ये वैल्यू दोबारा फिर कब पिक हुआ, उसी डायरेक्शन में जाते हुए। देखो ये जाते हुए है, ये आते हुए है, ये राइज करते हुए था, ये फॉल करते समय था, तो दोबारा राइज कब किया, यहां। तो जहां से कर्व दोबारा फिर अपने स्थिति लेना शुरू किया, उसको कहेंगे कि यहां से लेकर के यहां तक जो टाइम लगा, दैट इज माई टाइम पीरियड, दैट इज माई टाइम पीरियड टी। ठीक है, ये कोई भी टी हो सकता है, बट दिस गैप इज योर टाइम पीरियड टी। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल। तो वन साइकिल यहां कैसे कंप्लीट हो रहा है, यहां से लेकर यहां तक, मतलब जीरो से नहीं शुरू कर रहे हैं ना, यहां से शुरू कर रहे हैं, इसलिए हमारी साइकिल यहां से लेकर के यहां होकर के यहां तक जाकर के कंप्लीट होती है वन साइकिल। द साइकिल स्टार्ट्स हियर, दिस पॉइंट पे ये स्टार्ट हुआ एंड इस पॉइंट पे ये कंप्लीट हुआ, एंड नहीं हुआ, कंप्लीट मतलब एक साइकिल कंप्लीट हो गया। सो ये जो आपको कहला रहा है वन साइकिल। ठीक है, तो एक टर्म क्या मिला हमारा, टाइम पीरियड। सेम ग्राफ वहां बना के वही बात मैं कर सकता हूं, लेकिन ज्यादातर जो प्रचलन है वो है वोल्टेज का ही ग्राफ बना के बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या क्वांटिटी देखी, एक तो हो गया एम्पलीट्यूड, एक हो गया एम्पलीट्यूड, एक हो गया एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है, प्लस वीएम, एंड तो मैग्नीट्यूड इज पॉजिटिव ऑलवेज, बट एम्पलीट्यूड कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है माइनस वीएम से प्लस वीएम तक, ये हो गया एम्पलीट्यूड। मैं कहूं पीक वैल्यू क्या है, पीक का वैल्यू, पीक पर जब वैल्यू, यानी जब वो पीक पे पहुंचा, अपने मैक्सिमम पे पहुंचा, पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वीएम। ग्राफ देख के बताना है। सो माई पीक वैल्यू इज वीएम। पीक वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू। हाँ हाँ, वही तो बताना चाह रहा हूं। एम्पलीट्यूड का मतलब है कि बोथ डायरेक्शन में कितना मैक्सिमम वैल्यू गया, बट मैक्सिमम वैल्यू हम ले रहे हैं पॉजिटिव वैल्यू, है ना, पीक वैल्यू ये। तीसरा, पीक टू पीक वैल्यू। नॉर्मली इसको हम वैली नहीं बोलते हैं, यहां पर इसको बोलते हैं, जो अपसाइड में पीक है इधर बोलते हैं डाउन साइड में पीक है। दोनों तरफ कितना पीक हुआ, मतलब इस तरफ जा रहे तो क्या है पीक, उधर जा रहे तो क्या है पीक, वो साइड पीक है। पीक टू पीक वैल्यू वो कितना हो जाएगा, v माइनस ये, या 0 प्लस वीएम इधर है, इधर भी वीएम, दोनों जोड़ो तो 2 वीएम। या तो आप ऐसा सीधा जोड़ के लिखो भाई कि ये 2 वीएम है, जिसको ज्यादा मैथ लिखना है वो कहेगा नहीं 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 वीएम है माइनस माइनस वीएम है। ठीक है भाई, बात बराबर। पीक टू पीक वैल्यू क्या हो गया, 2 वीएम। ठीक है, और कोई टर्मिनोलॉजी रहे, फेज एंगल, फेज डिफरेंस, वेवलेंथ, ओमेगा बोलता है, ये जो बोलता वही लिखवाऊंगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिख पाऊंगा। हाँ, अब चौथा, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज टी, टाइम पीरियड इज दिस टी बिटवीन टू सेम पॉइंट्स। ये भी टाइम पीरियड हो सकता था, ऐसे लूंगा तो भी ये भी टी होता। यहां ये लिया, कोई भी 2 पॉइंट, यहां से लेके अगला जो आएगा वो भी टी होगा। सो टी क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बता रहा है, इधर टाइम पीरियड इज द वैल्यू ऑफ टाइम, इन सेकेंड ही लेते हैं ज्यादातर,
व्हेन द वेव कंप्लीट्स वन साइकिल, यानी अगेन इट इज गोइंग टू रिपीट, अगेन इट इज गोइंग टू स्टार्ट टू रिपीट। तो फर्स्ट रिपीटिशन जो है उससे जो कंप्लीट हुआ टाइम, दैट इज टाइम पीरियड। सो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल। साइकिल क्यों बोल रहे हैं? वही अवस्था बार बार आ रही है ना। देखिए साइकिल होता है ना, ये सीजन का साइकिल चलता है कि बसंत ऋतु आ रही है, फिर ग्रीष्म आ रहा है, फिर शरद आ रहा है, शीत आ रहा है, बसंत आ रहा है, ग्रीष्म आ रहा है, ऐसा ही चल रहा है, साइकिल है। जो सीक्वेंस वही आ रहा है। ऐसा तो नहीं इस बार बसंत पहले आएगा गर्मी बाद में आएगी, ऐसा तो नहीं है। इस बार ठंडा पहले करा देते हैं मई जून में और नहीं होता है, ये साइकिल है। घड़ी जो है एक साइकिल में चल रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 तो है ही नहीं, 12 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12, फिर 1 2 3 साइकिल चल रहा है। सो सेम पोजीशन अलग अलग टाइम पे वो गेन कर रहा है, बट सीक्वेंस में गेन कर रहा है, दैट इज साइकिल। सो वन साइकिल जितने समय में आया, मान लीजिए 10 सेकंड में आया, 5 सेकंड में आया, 1/10 सेकंड में आया, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर दो अलग अलग वेव थे, दो अलग अलग वेव थे, किसी का जनरेटर जो है उसका ऐसा आ रहा था ग्राफ, किसी के जनरेटर का ग्राफ ऐसा आ रहा था, दोनों साइनसॉइडल थे बट इसका ग्राफ ऐसा आ रहा था, तो आप कहेंगे कि सर जो व्हाइट वाला वेव है जितना टाइम में आया एक साइकिल आया, लेकिन जो गुलाबी वाला है, बैगन, हाँ सॉरी पर्पल, वो जो आ रहा है वो 2 साइकिल आ जा रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसका मतलब है कि ये फास्ट घूम रहा है, ये ज्यादा फ्रिक्वेंटली घुमाया जा रहा है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि कोई काम कितनी फ्रिक्वेंटली हो रही है, कितनी जल्दी जल्दी रिपीटिशन हो रहा है। तो उसके लिए मैंने एक टर्म डिफाइन किया, फ्रीक्वेंसी। क्योंकि जितना ज्यादा साइकिल फास्ट होगा उतना ज्यादा एनर्जी डिलीवर होगा फास्ट। बात समझिए, एक साइकिल में जितना एनर्जी डिलीवर करेगा जनरेटर, कम समय में अगर 2 साइकिल चला तो डबल एनर्जी डिलीवर कर रहा है। ये हमको जानना जरूरी है कि हमारा जो रेट ऑफ एनर्जी डिलीवरी वो क्या है। तो हमने 50 साइकिल भेजा इंडिया में, 1 सेकंड में 50 साइकिल चलता है एसी का, लेकिन अमेरिका में 1 सेकंड में 60 साइकिल चलता है, 60। इसका मतलब उनका पावर कंजम्पशन हमसे 10 साइकिल ज्यादा है, फास्ट है। हर सेकंड वो हमसे 10 साइकिल ज्यादा एनर्जी खपत कर रहे हैं, 60 हर्ट्ज। समझ रहे बात को? सो फ्रीक्वेंसी जानना जरूरी है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है? इट इज द साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम। सो मैं वही देखता हूं कि अगर एक साइकिल होगा तो 1 t टाइम में होगा ना। एक साइकिल कितना टाइम में होगा? एक साइकिल t टाइम पीरियड में। सो फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगा? 1/t। और यूनिट क्या कहलाएगा इसका? साइकिल पर सेकेंड, CPS, साइकिल पर सेकेंड। साइकिल वर्ड ऐसा है कि अपना मर्जी है, जब चलाया नहीं तो रख दिया। तो साइकिल जब आपको रोजमर्रा की लाइफ में इस्तेमाल का साइकिल वर्ड रखा, लेकिन उसको हटा भी सकते हैं। तो पर सेकेंड एक्चुअली जो यूनिट है फ्रीक्वेंसी का हो रहा है, लेकिन हम बोलेंगे साइकिल पर सेकेंड। सो पर सेकेंड बोलते हैं, ठीक है, ऐसे कर देते हैं, या उसी को बोलते हैं हम लोग हर्ट्ज, है ना। हर्ट्ज जो साइंटिस्ट है उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, उनको याद करने के लिए। नहीं तो तुम तो फिर जन्मदिन आएगा कब उनका मालूम नहीं, तो जीवन भर याद करोगे तुम हर समय, है ना। ठीक है। सो हर्ट्ज साहब ने को श्रद्धांजलि देने के लिए या रिस्पेक्ट देने के लिए ये टर्म आया, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर है, थर्ड है, क्या नाम है इसका? आयुष, थर्ड है ना? अच्छा, थर्ड है ना तेरा? ये फर्स्ट में क्लास करनी है? वही पूछ रहा हूं। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी। नहीं, मैं कंफ्यूज हो गया कि एडमिशन तो नहीं चेंज कर दिया तुमने कि भाई उधर दोबारा पढ़ूंगा। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट साइकिल पर सेकंड बोलिए, CPS भी लिखते हैं, पर सेकंड भी है एक्चुअली, या हम हर्ट्ज बोलते हैं। हर्ट्ज मींस 1/सेकंड, ठीक है। टाइम पीरियड हो गया और फ्रीक्वेंसी हो गई। तो ये 5 क्वांटिटी हो गई, ठीक है। मिटा दूं? छठी क्वांटिटी जो है, मैं भी डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूं, अभी सिर्फ समझा रहा हूं आपको। डेफिनेशन जो है फॉर्मेलिटी एग्जाम के लिए, एग्जाम में आपको बोलेगा डिफाइन भी करिए, फॉर्मूला भी लिखिए, हो सकता है न्यूमेरिकल भी दे दिया जाए, पहले समझ लीजिए, ठीक है ना। छठा जो बात है वो ये है कि मैंने आपको कहा कि
ये जो आप घूम रहे हैं, ये हो रहा है कितना एंगल घूम रहे हैं पर सेकंड, कितना एंगल घूम रहे हैं पर सेकंड, ठीक है। सो उसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एक तो फ्रीक्वेंसी हो गया कि भाई ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब कितना रेडियन चला गया मैं पर सेकंड, ठीक है। उसका फॉर्मूला हो जाता है 2πf, कितना रेडियन, रेडियन मतलब एक सर्कल 2π रेडियन कहलाता है, या तो 360 डिग्री बोलिए या 2π रेडियन बोलिए। सो ये है रेडियन और ये क्या हो जाएगा पर सेकंड। सो ये हो रहा है ओमेगा, तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या हो रहा है, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। लेकिन 2πf को मैं f जो है उसको तो 1/t भी लिख सकते हैं, तो ओमेगा जो है उसको हम ऐसे भी रेट कर सकते हैं 2/t। तो ये दोनों आपको एक्सप्रेशन मालूम होना चाहिए, ठीक है, दोनों का यूज होता है। फाइन, फ्रीक्वेंसी हो गया और बचा एक टर्म फेज एंगल। ठीक है, इसको 7 फेज एंगल, ये एंगुलर स्पीड यहां से हटा दीजिए, ये जो टर्म है इसको कह रहे हैं फेज एंगल। अगर हम मैकेनिक्स पढ़ते तो एंगुलर स्पीड बोलते, यहां हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं और दिस इज योर फेज एंगल, ठीक है। तो फेज एंगल किस पे डिपेंड कर रहा है, वो है थीटा। वो डिपेंड करेगा स्पीड कितना है। भाई दो लोग चलना शुरू किए एक साथ, एक का स्पीड ज्यादा है तो ज्यादा आगे जाएगा, वैसे ही दो लोग घूमना शुरू किए एक साथ सर्कल में, तो जो ज्यादा तेजी से घूम रहा है वो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ज्यादा एंगल स्वीप कर चुका होगा, निकल चुका होगा। सो फेज एंगल इज उसकी अवस्था एंगुलर टर्म में। कैसे पता चलेगा, या तो हम देख के बताएं, अच्छा अभी इतना थीटा है, फिजिकली देखें इतना एंगल पर है, या हमको पता है कि इसका रोटेशन कितना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, मल्टीप्लाई और टाइम कर देंगे, बता देंगे अगर यहां पर था तो अब यहां पर घूम घाम, ठीक है। तो ये हो गया आपका फेज एंगल। और उसके बाद अगला टर्म आ गया वेव लेंथ। वेव लेंथ, ठीक है। हाँ, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी लिख सकते हैं, ये तो मालूम था, लेकिन चूंकि ओमेगा को हम 2πf भी लिख सकते हैं, तो इसको 2πf इंटू टी भी लिख सकते हैं, या इसको हम 2π/t इंटू टी भी लिख सकते हैं, ऐसे करके। ये सारा नोट कर लीजिए एक साथ, ठीक है। अब अगर आपने वेव पढ़ रखा है तो देखिए, वेव जो होता है जब चलता है तो आगे की तरफ प्रोग्रेस करता है। पढ़ा है वेव थोड़ा बहुत, साउंड वेव्स, और जो स्ट्रिंग पे जो वेव चलता है, तो जब यहां पे प्लग करते हैं तो एक ऐसा बम्प क्रिएट होता है, वो आगे चलता है। सो किसी गिवन किस स्पीड से वो जा रहा है, वेव की अपनी एक स्पीड है, बात नहीं करो। वेव अगर आगे की तरफ जा रहा है तो कि उसकी एक अपनी स्पीड है। तो मैं ये जानना चाहूंगा भाई कि वो अगर स्पीड मालूम है तो मैं जानना चाह रहा हूं कि वन टाइम पीरियड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है, मान लीजिए, है ना। वो हो जाएगा उसका वेव लेंथ, डिस्टेंस जो वो चलेगा। क्योंकि जैसे मैं जनरेटर यहां हूं और आप लोड वहां है, तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि कितना डिस्टेंस जाने वाले हैं हम, ठीक है।
सो वेवलेंथ का मतलब है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस होता है स्पीड बाई टाइम। तो जो स्पीड है वेव का, जो एसी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाता है। किस स्पीड से चलता है? लाइट की स्पीड से चलता है। बेसिकली लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है। मैक्सवेल ने प्रूव कर दिया था कि जो लाइट है इट इज एक्चुअली इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवलिंग टुगेदर, ऐसा है। सो अगर मैं वेव लेंथ को लैम्डा से डिफाइन करता हूं, ग्रीक वर्ड, तो लैम्डा हो जाएगा स्पीड। स्पीड तो हो गया आपका क्या? c इंटू टाइम हो गया, सॉरी बाई टाइम क्या हो गया? t, या मैं c इंटू f कह दूंगा। सॉरी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। सो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा c इंटू टी या c बाई f, ऐसा। मतलब आपको एक सवाल पूछा जा सकता है न्यूमेरिकल, किसी को इच्छा होगी तो ये कहेगा भाई एक एसी वेव है, उसका इतना फ्रीक्वेंसी का क्रिएट किया, बताओ कितना वेवलेंथ है। तो c तो फिक्स है, c पता होना चाहिए कि वो क्या होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर चलता है प्रति सेकंड। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख चल रहा है, 30 लाख हो जाएगा। ये 8 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 3, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 300 लाख है ना, 10 पावर सॉरी 666 होता है ना। नहीं, मैं लाइट का स्पीड गलत तो नहीं बोल रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं, सॉरी ठीक, पहला ठीक था, 8 था। हाँ ठीक है। तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो 30 लाख हो रहा है, ऐसा करके, ठीक है ना, प्रति सेकंड। तो ये याद रखिएगा, लाइट का स्पीड है, यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड है। इसलिए यहां बत्ती जलाया, उधर ऑन, उधर सप्लाई दिया बैंगलोर में, इधर तुरंत आ गया। 3 लाख का स्पीड है, टाइम नहीं लगाएगा, नहीं तो पता चलेगा चालू कर दिए हैं, परसों नरसों तक सप्लाई यहां पहुंच जाएगी। समझिएगा आप ना, भगवान ने बनाया, उन्होंने जरूर सोचा होगा कि भाई 2027 में तो इलेक्ट्रिसिटी चलेगी, तो उसका स्पीड कितना रखा जाए ताकि तो वो परेशानी ना हो। नहीं तो पता चला कि ट्रेन पकड़ के लोग पहले आगे चालू करके कि बिजली आ रहा है पीछे, ठीक है। 3 लाख का स्पीड का मतलब देयर इज नो टाइम फॉर अस देयर इज नो टाइम। लेकिन वही अब सूर्य से पृथ्वी की तरफ जब लाइट आता है तो 8 मिनट का समय, क्योंकि 15 करोड़ किलोमीटर है। तो ये सारे टर्मिनोलॉजी हैं, ठीक है। तो मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूं, एक लाइन का डेफिनेशन है, वो आप लिखिएगा अपनी कॉपी में। जो भी आप बनाओ, कॉपी बनाओ, पेज बनाओ, माइक्रो बनाओ, बट तुमको मेहनत करना है ना, ठीक है। माइक्रो का अभ्यास अभी से करिए ताकि एग्जाम के दिन माइक्रो ले जाना ना पड़े। रोज इतना भी लिखिए तो पन्ना ही बचेगा और तुमको बात का टेंशन नहीं रहेगा और तब तक याद हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम के दिन गलत है माइक्रो बनाना, एक दिन पहले, अभी से स्टार्ट कर दो। हाँ, तो याद हो जाना चाहिए। अब ये नहीं कहना सर ने बनाने के लिए बोला, एग्जाम में लेके जाने को ठीक है, ठीक है ना, ये तो तुम बोलोगे बिठा दो। हाँ, थोड़ा थोड़ा इसको लिखो जाके घर में, तभी बैठेगा दिमाग में, ऐसे नहीं बैठेगा। तो मान लीजिए कि अब सब ये टर्म को इस्तेमाल करना सीखते हैं, जितना न्यूमेरिकल बना पाएगा उतनी बुद्धि खुलेगी। मान लेते हैं कि देयर इज एन एसी जनरेटर देयर, ठीक है, एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जनरेटर produces या generates a voltage of Vm is equal to Vm sin theta
where Vm is 340 वोल्ट। एक ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है जो इस तरह से वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है। ये तो हमने स्वीकार कर लिया है कि इस तरह से प्रोड्यूस कर सकता है। Vt इक्वल टू Vm साइन थीटा। सो ये बताइए, फाइंड द वोल्टेज एट थीटा 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। अलग अलग वोल्टेज पे अलग अलग, तो मुझे साइन थीटा की जानकारी होनी चाहिए और कुछ नहीं है ना। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि V यहां थीटा इक्वल टू 45 डिग्री इज इक्वल टू ये है 340 इंटू, देखिए साइन 45 लिख दूं या साइन पाई बाई 4, ऐसा भी हो सकता है, इसके बदले पाई बाई 4 लिख के दे दे, तो ऐसा कुछ घबरा नहीं जाइएगा, है ना। दूसरा V थीटा 90 340 साइन 90, देन V एट थीटा 180 340 into theta 180, then V at theta 360 अब जिसको साइन का टेबल याद है वो बना लेगा, जिसको नहीं याद है वो और खुश नसीब है, क्योंकि कैलकुलेटर यूज करना, आपको कैलकुलेटर खरीद लेना चाहिए, साइंटिफिक कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर, उधार का मत लेना, खरीद लेना। हम लोग यूज करते थे FX 991 MS कैशियो का, इससे नीचे मत लेना, FX 991 MS, FX 100 MS मत लेना, लिख के जो दे रहा हूं वही लेना, बता रहा हूं, क्योंकि बाद में फिर कहोगे सर अब बेच के नया खरीदना पड़ेगा, है ना। आते हैं 100 MS ही बहुत लोग खरीद के रख लेते हैं, बाद में उनको मालूम ही नहीं होता है कि उसमें क्या कमी है। तो अभी गुण तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन खरीदना तो यही खरीदना, ठीक है। सो जो भी काम करना है कैलकुलेटर पे करना है। तो मुस्कुरा रहा है, खुश हो रहा है ना। तो ये फायदा है टेक्निकल एजुकेशन का इंजीनियरिंग में कि आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर खरीद लो। अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ना है तो यहाँ दो हिस्से हैं, एक है इंजीनियरिंग, दूसरा है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में भी दो हिस्से हैं, कैलकुलेशन का पोर्शन आपको समय बचाना है। अब उनका हाल खराब होगा जिनको मैथ आता ही नहीं है, ये उनके लिए जिनका मैथ अच्छा है लेकिन हमको समय बचाना है। उनके लिए जिनका मैथ खराब है तो वो तो गार्बेज इन गार्बेज आउट, को पता ही नहीं क्या हो रहा है, ये भी समझना। तो अब मैथ सीखिए जरूरी है, मैं सोचिए कैलकुलेटर आ गया तो आसान हो गया, सॉफ्टवेयर आ गया सर्किट सॉल्व कर देंगे, नहीं, सर्किट सॉल्व उसके लिए जिसको टाइम बचाना है, क्योंकि उसको सर्किट सॉल्व आता है। तो लॉट ऑफ प्रैक्टिस करिए, है ना, बट इसमें समय नहीं बर्बाद करना है। तो ये कितना हो जाएगा 340 इंटू ये तो 1/√2 हो जाएगा, क्योंकि साइन 45 1/√2 होता है। ये 340 इंटू ये 1 हो जाएगा, बाकी 0 हो जाएगा। तो वैल्यू लिख दीजिएगा जो आ रहा है ना, ऐसे करके, ठीक है। हाँ मिटा दूं, तीन सौ साठ साइन 360, हाँ ये तो रहेगा ना, Vm इंटू साइन थीटा है ना, तो Vm इंटू साइन थीटा ना, है ना। साइन 180 0, हाँ भाई साइन का तो ग्राफ देख ही रहा है, ऐसे तो साइन का ग्राफ याद कर लो, ये 0 है, ये 90 है, 180 है, 270 है, 360 है, ये तो याद रहना चाहिए, है ना, ठीक है। 11 बज गया, अभी कहाँ बज गया, अभी तो तुम्हारे 12 बजे 11 कहाँ बजेंगे तुम्हारे, जब भी बजेंगे 12 बजेंगे। हाँ बोलो बोलो,
ठीक है, चलो समझ में आ गई होगी बात। कोई बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है, और है भी तो आसान हो जाएगा कुछ दिन में। थोड़ा सा एक दो बार घर जाके जरूर ट्राई करना। जो ये सोच रहा है कि सब कुछ यहीं आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो सिंसियर स्टूडेंट है उसको भी घर जाके मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा कोई नहीं है एकदम की तुरंत वो फिर जीनियस है। बोलो यार, पूरा बोलो ना, आधा क्यों बोलते हो? आधा बोलते हो समझ नहीं आता है। न्यूमेरिकल देख के बात समझा दो ना कम से कम। ठीक है, तो आपको क्या किया जाएगा ना, ज्यादा से ज्यादा अगर कोई बहुत एक ही सवाल में सारी बात कर देगा कि एक एसी जनरेटर है और वो जनरेट कर रहा है वोल्टेज वही 340 साइन 100 पाई टी प्लस मान लीजिए 30 डिग्री या पाई बाई 6 बोल देगा, ऐसा बोलेगा। और सब कुछ बोलेगा बताने के लिए कि भाई इसका एम्पलीट्यूड वगैरह आप बताइए। सो आपको क्या करना है कि ठीक है, आपको पता है, आप कंपेयर कर लेंगे इक्वेशन को। मैं इसलिए लिखवा रहा हूं, जब ध्यान से लिख लेना, ये फुल एंड फाइनल लिखवा रहा हूं कि जो VT है उसको हमने कहा कि वो है VM साइन थीटा, लेकिन साइन थीटा प्लस समथिंग मैं लेके चल रहा हूं 5, ठीक है। या और बेटर था कि साइन ओमेगा टी प्लस 5, है ना। लेकिन ओमेगा का बड़ा सारा एक्सप्रेशन है। एक तो है 2 पाई एफ, दूसरा है 2 पाई बाई टी। तो हमारे पास एक्चुअली इसके दो एक्सप्रेशन और है ना। ऐसे भी देख सकते हैं इसको 2 पाई एफ टी प्लस 5, और ऐसे भी देख सकते हैं इसको 2 पाई बाई टी इंटू टी प्लस 5। ये तीनों ध्यान रखिएगा आप, इससे मिलान कर लीजिएगा। जो भी सवाल आएगा किससे मैच कर रहा है। जैसे ये वाला इससे मैच करा सकते हैं अगर, तो मैं यही कहूंगा ऐसे करके कि इससे मैच कराऊं तो क्या कहूंगा, ओमेगा इज 100 पाई, या यहां कह दूंगा तो 2 पाई एफ इज इक्वल टू 100 पाई। तो यहां से एफ निकल जाएगा 50 हर्ट्ज, देख लीजिए। या यहां से टाइम पीरियड निकलेगा 2 पाई टी इज इक्वल टू 100 पाई, ऐसे करके। सो मैं इससे लिखूं या इससे लिखूं, अगर मुझे पूछ रहा क्या है, अगर मुझसे ओमेगा पूछ रहा है, मान लीजिए वो कह रहा है पता करो वीएम क्या है, वो कह रहा है पता करो ओमेगा क्या है, वो कह रहा है पता करो टाइम पीरियड क्या है, पता करो फ्रीक्वेंसी क्या है, पता करो फेज क्या है, और कुछ पता करो मत करो, है ना, फिर घर जाओ। तो ठीक है, वीएम तो दिख रहा है 340 है। अब ओमेगा निकालने का तरीका यह है कि ओमेगा टी इज इक्वल टू 100 पाई टी, तो ओमेगा क्या हो गया 100 पाई। अब मैं कह रहा हूं टी कितना है, यहां से देखो, यहां से देखो कि 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू है, तो ओमेगा बाई 2 पाई हो जाएगा वो। 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, सो 1 बाई 50 आएगा, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 50 हर्ट्ज। 1 बाई 50 का मतलब क्या है 0.02 सेकेंड। टाइम पीरियड 0.02 सेकेंड है एक साइकिल का। पाई कितना है पाई बाई 6, ठीक है। तो तीनों फॉर्मेट नोट कर लो, क्योंकि ये भी फिर एक जगह इकट्ठे नहीं कहीं लिखा जाता है, ये आजीवन काम आएगा। मैं फिर बोल रहा हूं इसको ना आज समझ में आए या ना आए, बड़ा लेक्चर बेकार लगे, टीचर अच्छा ना लगे, वो सब छोड़ो, वो सब मन में रहेगा। लेकिन ये जो है ना बात जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आप तीनों इक्वेशन, ये सारा फॉर्मेट
नोट करके रख लो। जीवन में जहां आपको लगे सर्किट में समझ में नहीं आ रहा है या कहीं एसी कहना क्या चाह रहा है, ये वाला पन्ना निकाल लेना, ठीक है। ये मैक्सिमम एक्सप्रेशन है। इसको मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं, पता नहीं तुम्हें पर्पल दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ये तो ठीक है। कई बार ऐसे इसको ना ऐसे सेपरेट करके दिखाते हैं, कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। हाँ क्या बोल रहा है? टाइम पीरियड बताओ। टाइम पीरियड इसको कंपेयर कर लेते हैं कि ये मेरा अगर 100 पाई है और 2 पाई बाई टी 100 पाई है, यही हो रहा है ना। 2 पाई बाई टी को मैं लिख देता हूं 100 पाई, तो टी कितना हो जाएगा? टी हो जाएगा 2 पाई बाई 100 पाई, 1 बाई 50, 0.02 सेकेंड आ गया। सेकेंड्स, ठीक है। ये मैं कह रहा हूं आपको, ये चारों पॉइंट नोट कर लो आप। दिस यहां से हटा दो, ये 1 2 3 4 एक साथ ये नोट करके रख लो। कोई भी एक्सप्रेशन आएगा, इसी में से कोई एक आप इस्तेमाल करोगे। जब आप बहुत बार इस्तेमाल कर लोगे तो आपको सबका राज खुल जाएगा, कुछ भी नहीं एक ही है, बट तीनों शक्ल में देखने की आदत होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका वेवलेंथ बता सकते हैं आप? वेवलेंथ क्या होगा? C/F, C/F। तो ये कितना है? 3 × 10⁸ और इंटू या बाई F है तो 50 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो कितना हो जाएगा? 6 × 10⁶, 6000 किलोमीटर। वेवलेंथ ऑफ एसी वेव जो आपको यहां मिल रहा है पावर लाइन में, उसका वेवलेंथ कितना है? ये जो घर में आ रहा है ना, एक का वेवलेंथ 6000 किलोमीटर। 3000 किलोमीटर तो सिर्फ ये है हमारे कंट्री का जो है नॉर्थ से साउथ, 300,000 के आसपास। वेव प्रोड्यूस जो हो रहा है उसका वेवलेंथ 50 हर्ट्ज पे 6000 किलोमीटर है। यहां से जनरेट किया तो ये मेरा अगर कोई पावर प्लांट है तो यहां से शुरू होगा वेव, ये एक वेव, तो तुम्हारा घर तो यहीं कहीं पड़ जाएगा बीच में। 200 300 या 400 1000 किलोमीटर पे पड़ जाएगा। 6000 किलोमीटर वेवलेंथ 50 हर्ट्ज का, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कम है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा वेवलेंथ छोटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये एक जानकारी है जो बाद में आप पावर सिस्टम में पढ़ेंगे कि 6000 किलोमीटर जो है आपका वेवलेंथ। मिटा दूं? ये ध्यान रखना, और कुछ सीखो ना सीखो, इस पन्ने को अलग से नोट करके रख लेना, ठीक है। जैसे वो खजाने का पन्ना होता है ना, पुराना मिल जाता है, वैसा ही 1-2 पन्ना तुम्हें बता रहा हूं, बाकी नहीं काम का, बाकी तो तुम सीख जाओगे, बाकी तुम इंटेलिजेंट हो, पढ़ लोगे कहीं ना कहीं से, लेकिन जहां तुम फंसोगे वो बता रहा हूं मैं एक साथ, ठीक है। सो सब कुछ हो गया इसमें। मैं एक एक कुछ पूछूं या मैं सीधा वेव फॉर्म बना के सारा चीज पूछ लूं, काम खत्म। सो अब जो बचा, 2 टर्म बचा, एक है पीक वैल्यू, सॉरी पीक वैल्यू नहीं, पीक वैल्यू तो समझा दिया, एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू। तो अब ये देखना है कि आपने इंटीग्रल कैलकुलस तो भी पढ़ा नहीं होगा, नहीं पढ़ा होगा ना। कैलकुलस नाम सुना है कैलकुलस का?
अभी आने वाला है ना, अभी कमिंग सून, अभी तो नहीं है, फ्राइडे रिलीज होगा। तो क्लास में खोलते ही कैलकुलस का मूवी फ्लॉप कर जाता है बच्चों के सामने, कोई नहीं देखने आता है, नहीं, इसलिए फ्राइडे रिलीज ही नहीं करते। हाँ, मैं आपको डेराइवेशन नहीं करवा रहा हूं, ठीक है, आपको सिर्फ मैं आइडिया दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। बाद में जब आप कैलकुलस सीख जाएंगे और आप जब सर्किट थ्योरी पढ़िएगा तो वहां आप डिराइव कर लीजिएगा। यहां मुझे नहीं लगता कि कोई डेराइवेशन आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि आपका फर्स्ट सेमेस्टर है और अभी आपने कैलकुलस का कोर्स नहीं किया है, ठीक है। अगर कोई सिंपल वे बात तो भी समझा दूंगा। देखिए, एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू, आरएमएस का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, रेल मेल सर्विस में समझ लेना आरएमएस मतलब, ठीक है ना, रूट मीन स्क्वायर। अब स्टैटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट है ये, पहली बात तो ये, जितना स्टैटिस्टिक्स आप डिटेल पढ़िएगा वहां ये सब टर्म मिलेंगे। हालांकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो हमारे लिए फिजिकल मीनिंग भी है इसका। इसका मीनिंग क्या है, एवरेज वैल्यू का मतलब क्या है? ऐसा है कि मान लीजिए कि ये एसी सप्लाई है, तो ये अगर मैं कह रहा हूं T/2 है टाइम और ये T है, और मान लीजिए मैं ये करंट का ग्राफ बना रहा हूं, किसका ग्राफ बना रहा हूं? करंट का बना रहा हूं। करंट जो है, जब हमने पढ़ा था तो बताता था टोटल नंबर ऑफ चार्ज बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल नंबर ऑफ चार्ज होता था जो करंट होगा मल्टीप्लाई टाइम। ये तो एसी है, ऐसा। मान लीजिए कि मैं एक स्क्वायर वेव लूं, ऐसा लेता, और मैं कहता देखो ये मेरा करंट है और ये मेरा टाइम है, ये T/2 है, ये T है, 0 है। आप बताओ कि अगर मैं डेल Q को देख रहा हूं, मतलब टोटल नंबर ऑफ चार्ज, जब मैं कोई वोल्टेज सोर्स लगा रहा हूं ये, और करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो करने का मतलब है कि चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है। तो मैं अगर मान लीजिए कि सप्लाई को ऑन किया 1 सेकंड के लिए और 1 एम्पियर का करंट बहा, 1 सेकंड के लिए स्विच को ऑन किया, बंद कर दिया, तो कितना चार्ज फ्लो कर गया? मैं कह रहा हूं 1 एम्पियर का करंट था, एमीटर लगा दिया यहां पर, सिर्फ T बराबर 1 सेकंड के लिए मैंने डेल्टा T 1 सेकंड के लिए स्विच को ऑन किया, ऑफ कर दिया, तो कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा? 1 एम्पियर इंटू ये 1 सेकंड, 1 कूलम चार्ज कर जाएगा ना। ध्यान से देखिए कि ये एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो डेल्टा T हो रहा है, जो टाइम हम ले लें, और इसका जो हाइट है वो I के बराबर हो रहा है, जो मैं रख रहा हूं। अगर मैं कह रहा हूं कि 2 एम्पियर का करंट फ्लो किया 1 सेकंड के लिए, तो कितना चार्ज फ्लो कर गया? वो एरिया ऑफ द कर्व हो जाएगा, एरिया अंडर दिस कर्व हो जाएगा। एरिया अंडर द कर्व, करंट का जो कर्व है, ये करंट का कर्व है, स्ट्रेट लाइन है, उसके अंदर जो एरिया है वो चार्ज हो जाएगा, टोटल चार्ज, ठीक है। अच्छा, ये तो जा रहा है चार्ज, इधर वापस आ गया चार्ज, तो अगर मैं पूरे टाइम पीरियड के लूंगा तो बताओ कितना चार्ज पास करेगा? ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, तो पूरे टाइम पीरियड में कितना चार्ज पास करेगा? 0, जितना गया उतना आ गया, ठीक है। तो वो एवरेज आया, टोटल गया आया, लेकिन टोटल कितना गया? एवरेज। तो अगर मैं ये चाहता हूं कि एसी सप्लाई जब जा रही थी तो ये एवरेजली कितना करंट पास की, मतलब कि मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर ये कांस्टेंट करंट से भेजता तो कितना चार्ज पास किया, तो वो हो जाएगा एरिया इस कर्व का। सिर्फ जाने जाने की बात कर रहा हूं, आने की बात अगर टोटल जोड़ दूंगा तो क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो मैं जानना चाह रहा हूं कि ये एरिया कितना है। सिंपल बात समझिए,
दैट इज द एवरेज वैल्यू। मैं एवरेज वैल्यू जो कह रहा हूं, इट इज नथिंग बट एरिया अंडर दिस, कितना चार्ज पास हुआ, टोटल नंबर ऑफ चार्ज जो हाफ साइकिल में पास हुआ, यही एवरेज वैल्यू निकालना चाह रहा हूं। तो एवरेज वैल्यू क्या बोल रहा है? एवरेज वैल्यू ये बोल रहा है कि ये तो घट रहा है, बढ़ रहा है, इसके बदले मुझे वो कांस्टेंट वैल्यू बताओ, मुझे वो कांस्टेंट वैल्यू बताओ। ये तो इसका मान लीजिए पीक वैल्यू है आई एम। ध्यान से समझिएगा, इधर दोबारा समझ में नहीं आएगी बात। कोई एक ऐसा वैल्यू चूज करो कि उतने ही टाइम में, जितना देर में ये एसी सप्लाई आया है, उतने ही टाइम के लिए अगर मैं कांस्टेंट करंट भेजता तो सेम चार्ज पैदा हो, जितना इसमें चार्ज पैदा हो उतना ही इसमें चार्ज पैदा हो। दैट इज माई एवरेज करंट। जैसे मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मैं तुम्हें आज पहला दिन है तो 0 रुपया दूंगा, 0 डे है 0 रुपया, फर्स्ट डे 1000 रुपया, सेकेंड डे 2000 रुपया, थर्ड डे 3000 रुपया, फोर्थ डे 2000 रुपया, फिफ्थ डे 1000 रुपया, सिक्स डे 0 रुपया। मान लो कितना हो गया? 3 2 5 2 7 1 8 1 9, 6 दिन में 9000 रुपए। तुमका क्या यार, क्या आदमी है ये, बराबर बराबर दो। दूसरा कहेगा अच्छा अच्छा छोड़ो यार, तुम मन में बराबर बराबर बांट लो। नहीं दिया तो क्या होगा? तुम बांट लो कि तुमको एवरेजली कितना पर डे होता, तो कितना हो जाएगा टोटल जो मैंने पैसे दिए भाई, जो टोटल डेज है यही हो जाएगा ना, जो भी आएगा तो उसको डिवाइड कर दो, दैट इज योर एवरेज वैल्यू। चलो यार कांस्टेंट रेट से पैसा देते, कांस्टेंट रेट से पैसा देते तो क्या होता? अच्छा 0 तो कुछ है ही नहीं ना, तो आप 5 से डिवाइड करोगे, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। आप लोग सर 1800 रुपए दोगे आप मुझे अगर, तो 5 दिन में 9000 रुपए हो जाएंगे, यही तो करोगे। तो आप लोग सर ऐसा करो ना, आप पहला दिन 1800 दो, दूसरा भी यानी 1800, तीसरा भी 1800, चौथा भी 1800, ये टोटल अमाउंट तो सेम गया ना। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता टाइम के साथ तो बोलता ना अच्छा 1000 2000 3000, तो ऐसा करता 1000 2000 3000 3000 2000 1000। अब इसके अंदर जो मैं कर्व निकालता भाई, पहला डे 1000 गुना 1, दूसरा 2000 गुना 1, तीसरा 3000, एक मतलब ये टाइम है ना, टाइम गैप देखना है, 3000 3000 2000 1000, जोड़ दो एरिया ऑफ द कर्व। या आपको अगर सर 1800 दे दो सीधा उतने ही टाइम में, वही करना चाह रहा हूं मैं। दोनों का एरिया बराबर है, दोनों सेम अमाउंट ऑफ चार्ज भेजता है। इसका भेजने का पैटर्न कुछ और है, ये कांस्टेंट रेट से भेज रहा है, ये बढ़ते 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 पीक पे जाता है, फिर घटते घटते 0 आ जाता है, आखिरी दिन कुछ नहीं दूंगा, वो बेकार लगेगा, बराबर अच्छा लगता है, विदा करो, नहीं ऐसा कुछ है। सो इन दोनों का जो एवरेज समझ के क्या है, तो जब मैं कैलकुलस का यूज करूंगा या जब मैं फॉर्मूला बनाऊंगा तो एवरेज इज रिलेटेड बाय मैक्सिमम वैल्यू बाय दिस रिलेशन। चेक कर लो मैं 0.69 आई एवरेज इज इक्वल टू, सॉरी, आई एवरेज इज इक्वल टू 0.693 बाई आई एम, तो इट इज आई एम बाई 2 पाई होता है शायद, आई एवरेज बाई आई एम बाई 2 पाई, ये उल्टा उल्टा बोल रहा हूं मैं, आई एवरेज कम आता है, सो आई एवरेज इज 0.693 इंटू आई एम। ठीक है, 1/2 पाई देखो तो कितना आता है, 1/2 पाई कितना आता है देखो तो, किताब में लिखा नहीं, वो फॉर्मूला होना चाहिए, 1/2 पाई, चेक करो तो, वन अपॉइंट 2 पाई या पाई, 1/2 पाई होना चाहिए। कितना आया? 0.7 या 0.693 आ रहा होगा ना, ना दिखाओ दिखाओ, हाँ 1/2 पाई, 2 पाई, 1/2 पाई 1.5 कैसे आएगा यार, 1/,
आएगा ही नहीं। ये तो 3.14 है और ये 6 है, 1/6 पॉइंट समथिंग हो रहा है। कितना आ रहा है? अरे बाप रे, बड़ा बुरा हाल है। मतलब कुछ करने के दिया हो भी नहीं होगा। अरे 1 डिवीजन यार। और पाई करो एक बार। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। हाँ वही चेक कर रहा था, यहाँ है, ये है, ठीक। 2/पाई 2/पाई m लिखो या 0.693, ये मैजिक नंबर है, कई जगह आएगा 0.693, ठीक है ना? हाँ ठीक है, 6 3 हो गया ना, 9 ऐसा करके याद रखना। सो ये हो गया आपका एवरेज का फॉर्मूला, ठीक है ना? अभी क्यों आता है एक्चुअली ये, क्या IM बटा π/2 है। π/2 जो होता है वो कैसे लेते हैं हम जब कैलकुलस का बात करेंगे, अभी फिलहाल छोड़ देते हैं। सो ये हो गया एवरेज वैल्यू। ये क्या बता रहा है कि इसी को हम डीसी वैल्यू भी बोल देते हैं, एसी का डीसी इक्विवेलेंट भी बोल देते हैं। इसी को कोई डीसी इक्विवेलेंट ऑफ एसी है, कि मतलब एसी जितना चार्ज फ्लो कराता उसके बदले में डीसी अगर सप्लाई देता तो कितना वैल्यू का होना चाहिए करंट, समझ में आ रहा है? तो डीसी इक्विवेलेंट ऑफ एसी वैल्यू है नहीं। मैं पैसे अभी भी दे रहा हूं 1000 2000 3000 2000 1000, फिर अगले दिन 1000 1000 2000 3000 ऐसा ही दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा। लेकिन आप एवरेज निकाल सकते हैं कि 1800 रुपए पर डे पड़ा। तो यहां भी होर ऐसे रहा है, लेकिन कुछ चीजों के लिए हमें आसानी यहां देखने में होती है, वहां फर्क नहीं पड़ता है कि हर मोमेंट पे क्या हो रहा है, एवरेज पे काम करते हैं, ठीक है? 1 सेकंड में 50 साइकिल आ रहा है, ऐसा 50 साइकिल आ रहा है, माथा नहीं खराब हो जाएगा अलग अलग सोचने के लिए, है ना? सो एवरेज पे काम करते हैं बहुत जगह में। हाँ ठीक है, सिर्फ आइडिया दे रहा हूं, डिराइव नहीं कर रहा हूं। तो फॉर्मूला कहां से आया है वो भी नहीं करा रहा हूं, वो सर्किट थ्योरी में दोबारा आप पढ़िएगा जब 3rd सेमेस्टर में आइएगा। अभी कैलकुलस आपने नहीं पढ़ा है, बट इक्वेशन याद कर लीजिए। अगर ये नहीं अच्छा लग रहा तो ये है, जो पसंद हो वो वाला याद कर लीजिए, ठीक है? दूसरा है आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू जो है दैट इज द इफेक्ट ऑफ द करंट। देखिए साइंटिस्ट लोगों को लगा जब एसी सप्लाई आई तो साइंटिस्ट लोगों को लगा कि ये क्या है यार, ये तो जाता है सप्लाई वापस आ जाता है, जितना मैंने चार्ज दिया उतना वापस ले लिया। अब तुमको मैं रोज 1 लाख रुपया दूं और शाम तक वापस ले लूं, तुमको ये प्रक्रिया बंदी करो सर, क्या करते हो, है ना? अच्छा 10,000 भी करो, 10,000 भी नहीं मानोगे, छोड़ दो सर, रहने दो, क्या फायदा है, कुछ नेट तो हो नहीं रहा है। सो साइंटिस्ट को लगता था कि चार्ज गया और आ गया, तो कुछ तो एनर्जी गया ही नहीं, जीरो। उनको लगा इससे तो पावर ट्रांसमिशन कर ही नहीं सकते हैं, तो उन्होंने नाम दे दिया इम्पॉसिबल पावर, कि भाई पावर ट्रांसमिट हो ही नहीं सकता है। लेकिन पता चला कि जब भी आप जाते हो और आते हो तो टोल टैक्स पे तो पैसा दे देते हो ना, वो तो टैक्स खा जाता है आपसे। तो उसी तरह से जाने और आने की प्रक्रिया में एनर्जी डिलीवर करता है। जैसे तार है, तार में करंट दौड़ रहा है, तो इधर से इधर जाए, गर्मी तो पैदा हो रही है। तो आरएमएस वैल्यू इस चीज पे निकाला गया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे, कि एसी सप्लाई चाहे यूनिडायरेक्शनल नहीं है, आ रहा है जा रहा है, लेकिन जाने जाने दोनों के क्रम में हीट पैदा करेगा वो। क्योंकि हीट क्या है, I²R होता है। अगर आपने कभी सुना हो 10th क्लास में I²R, तो उसको I के साइन से मतलब ही नहीं है। Q तो डिपेंड कर रहा है I/T पे, I अगर उधर गया तो ऐड हुआ, I वापस आ गया तो -IT हो गया। लेकिन जो हीट है इट इज I²R × T, टोटल एनर्जी जो निकला। तो हम क्या करते हैं, आरएमएस वैल्यू एसी का, वो भी वर्चुअल है, वर्चुअल मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है, बट हम अपने लिए इस वैल्यू को डिफाइन करते हैं कि वो वैल्यू है एसी का कि उतने बराबर का अगर डीसी करंट सेम हीट पैदा करता। मतलब अगर मैं ये कह रहा हूं कि जितना एसी ने फ्लो करके हीट पैदा किया उसके इक्विवेलेंट डीसी करंट कितना फ्लो करे सेम हीट पैदा करने, उसके इक्विवेलेंट मिटा रहा हूं उसको, ठीक है? दोबारा समझिएगा, बोलने में और लिखने में और समझने में बहुत फर्क होता है, ठीक है?
आरएमएस वैल्यू ये कह रहा है कि मान लीजिए कि ये एसी सप्लाई है और ये मेरा रजिस्टर है, ठीक है। रजिस्टर मतलब कोई हीटर का कॉइल है, जो भी आपको गर्मी ज्यादा देता है, बल्ब नहीं है। सो ये रजिस्टर अगर है और ये मैं वोल्टेज भेज रहा हूं, तो इसमें तो करंट जा रहा है टाइम के साथ, ऐसा, ठीक है। तो जब करंट जा रहा है और जब करंट आ रहा है, दोनों के केस में हीट पैदा करेगा, ये दोनों के केस में हीट पैदा करेगा। इसके इक्विवेलेंटली मैं कह रहा हूं एक ऐसा सप्लाई ढूंढो, ठीक है, जो सेम अमाउंट ऑफ हीट पैदा करता हो सेम अमाउंट ऑफ टाइम में, सेम अमाउंट ऑफ टाइम में सेम अमाउंट ऑफ हीट पैदा कर रहा हो, बट वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है। तो वो जो कांस्टेंट है उसको मैं क्या कह रहा हूं, आरएमएस। सेम हीट पैदा करेगा, जो एसी सप्लाई पैदा करेगा, सेम करंट, जो कांस्टेंट करंट, उतना ही हीट पैदा करे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, मतलब एक कप ले लो, उसमें इसको डुबा दो, है ना। तो चाय है, पानी है, जो भी है, गर्म कर रहे हो, तो मैं कह रहा हूं, एक ने कहा कि सर हम एसी सप्लाई से करेंगे, दूसरे ने कहा सर मैं डीसी सप्लाई से करूंगा। हमने कहा ऐसा करो, यहां एक एमीटर लगा दो एसी वाला, यहां एक लगा दो, ठीक है। तो कहा कि ठीक है, जितना हीट इसमें पैदा हुआ उतना ही सेम टाइम में, दोनों ने बराबर टाइम पे स्टार्ट किया, दोनों ने 12 बजे स्टार्ट किया मान लीजिए, और मान लीजिए 12:05 में चाय बन गई, 12 बजे स्टार्ट किया और 12:05 में चाय बन गई, तो सेम टाइम है। तो जो हीट पैदा हुआ इसके कारण वो तो होगा I² RMS इंटू R इंटू T, ठीक है। और यहां जो पैदा होगा उस इक्वेशन को नहीं लिख रहे अभी क्योंकि उसमें कैलकुलस का इन्वॉल्वमेंट है, बट उसका एक पीक वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू। तो आरएमएस जो है वो रिलेट हुआ मैक्सिमम वैल्यू के साथ या पीक वैल्यू के साथ Im/√2, ठीक है। हाँ, मारामारी करो। Im/√2 मैं डिराइव नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल डिराइव नहीं कर रहा हूं, डिराइव करूंगा तो आएगा, ठीक है। वो भी डिराइव नहीं कर रहा हूं क्योंकि अगर मुझे पहले टॉपिक बात खत्म करने दीजिए, डिराइवेशन अगर लगेगा तो बाद में मैं अपेंडिक्स में करा दूंगा। अपेंडिक्स समझते हैं ना, तो ये लास्ट में करा देंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बोझिल नहीं करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो कैलकुलस नहीं यूज करेंगे तो स्टैटिस्टिक्स यूज करके दिखाऊंगा। तो अभी होल्ड कर रहा हूं मैं, आप नोट करके रखिएगा, जब सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम डेरिवेशन पे आएंगे। फिलहाल मैं इसको भी सिर्फ समझा रहा हूं, आज समझ लीजिए, बुद्धि में बैठा लीजिए, उसके बाद डेरिवेशन तो रास्ता है, ठीक है ना। अभी आपको मैं कह रहा हूं आंख बंद करके कैब में बैठ जाओ मेरी, है ना, आज आप मेरी गाड़ी में बैठ जाए ना गाना, तो अभी कैब में बैठ के चल पड़ो, अभी टेंशन मत लो रास्ते का, पहले मैं पहुंचा देता हूं वहां तक, फिर दोबारा ड्राइविंग सिखा देंगे, ठीक है। हाँ, तो अभी इतना है कि सेम हीटिंग इफेक्ट पैदा कर रहा है, सेम हीटिंग इफेक्ट। तो फॉर्मूला आ रहा है Imax/√2, इतना सिंपल फॉर्मूला है कि बस √2 उधर है, उधर 0.693 है, ठीक है। ये हो गया आरएमएस वैल्यू, है ना। और इसके बाद एक टर्म है पीक फैक्टर, मिटा दो इसको, ये डायग्राम विजुअलाइज करने के लिए बना लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। हाँ, एसी और डीसी सेम हीट पैदा करेगा सेम टाइम में, ऐसा करके। सो अब एक टर्म है पीक फैक्टर और एक टर्म है फॉर्म फैक्टर। एसी में ये बहुत यूज होता है, पीक फैक्टर एंड फॉर्म फैक्टर। सो
पीक फैक्टर एंड फॉर्म फैक्टर। सो हमारे पास तीन टर्म खास थे, पीक वोल्टेज या पीक करंट, एवरेज वोल्टेज या एवरेज करंट, ठीक है, एंड आरएमएस करंट या आरएमएस वोल्टेज। सो पीक जो है वो पीक और आरएमएस का रिश्ता है, पीक और हाँ पीक और आरएमएस का रिश्ता है। तो पीक फैक्टर इज नथिंग बाय पीक जो सप्लाई मतलब वोल्टेज है या पीक करंट है बाई जो आरएमएस वोल्टेज या आरएमएस किसी से भी निकालिए, पीक वोल्टेज बाई पीक करंट बताइए या पीक करंट बाई आरएमएस करंट बताइए। तो आप पीक वैल्यू वर्ड भी लिख सकते हैं सीधा। किसका पीक वैल्यू? वोल्टेज का या करंट का, बस नहीं आरएमएस वैल्यू वोल्टेज का करंट का। सो पीक वैल्यू क्या है? IM है, ठीक है, और आरएमएस वैल्यू क्या है? IM बाई √2 है, यही है ना, यानी ये हो रहा है 1.414। पीक फैक्टर क्या हो रहा है किसी भी एसी सप्लाई का? पीक और इसका जो रिश्ता है, ठीक है, पीक फैक्टर आ गया। और फॉर्म फैक्टर इज रिश्ता है बिटवीन आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू, ठीक है। फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू आरएमएस वैल्यू बाई एवरेज वैल्यू। सो ये हो जाएगा, मान लीजिए मैं वोल्टेज लूं या करंट लूं तो IM बाई √2 होगा पीक के साथ अगर रिश्ता इसका, और ये क्या होगा? IM इंटू 2 बाई पाई, ऐसा ही आएगा ना, देखा पीक का और इसका फॉर्मूला। तो ये आपका आ जाएगा पाई बाई 2√2, ये आ जाता है 1.11 1.11 आता है, 1.11 ही आता है। फॉर्म फैक्टर इज एसी सप्लाई के लिए आता है 1.11, पता नहीं यहां क्यों नहीं लिखा है किताब में। पाई बाई √2 है ना, 3.14 डिवीजन 2 डिवीजन 1.414 यहां किताब ने नहीं लिखा है। तो बस अब इसका यूज यहां आपको कोई नहीं करा रहा है, लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो वहां आप ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो वहां आप यूज करेंगे इसका फॉर्म फैक्टर का, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफार्मर का हमको निकालना होता है कि ट्रांसफार्मर में कैसे ईएमएफ पैदा हो रहा है या इंड्यूस हो रहा है। तो एक है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, कैलकुलस को यूज करो, दूसरा है अलजेब्रा को यूज कर लेते हैं। तो जब अलजेब्रा यूज करते हैं तो पहले एवरेज वैल्यू निकालते हैं, वहां से फिर हम पीक वैल्यू निकालते हैं, आरएमएस वैल्यू निकालते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 3 पूर्णतः समाप्त हो चुका है, पुराना लेक्चर और आज का लेक्चर जोड़ के, ठीक है। आपको क्या क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है, बातें नहीं करो प्लीज, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का जनरेशन, स्लाइट आइडिया ऑफ जनरेटर, कोई डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं। पहला लाइन सुनिए बात को, पहला लाइन क्या है? जनरेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का आपको एक ब्रीफ आइडिया चाहिए, मतलब बहुत डिस्क्रिप्टिवली आपको जनरेटर की पढ़ाई नहीं करवाई जा रही है, ठीक है। तो एक पोल बता दिया, कॉइल बता दिया, थीटा होता है, इतना ही जानिए, बताए ना, पोल है, कॉइल है, जितना एंगल बनाएगा उसके हिसाब से ईएमएफ पैदा हो जाता है, दैट्स इट। दूसरा, जब ईएमएफ पैदा हो गया यानी वोल्टेज हमने जनरेट कर दिया, पैदा मतलब जनरेट कर दिया, है ना। सो अब उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वो तो दिख ही रहा है, थोड़ा और कुछ बुनियादी बातों को जोड़ करके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट हो गया। अब जब ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर दिया तो ग्राफ को देखिए और इक्वेशन को देखिए। ग्राफ और इक्वेशन को देखिए, कुछ कुछ टर्म मिला, जैसे एम्पलीट्यूड मिला, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिला, टाइम पीरियड मिला, लेकिन वेवलेंथ तो नहीं मिल रहा है। इक्वेशन को देख के तो वेवलेंथ नहीं देख रहे हम, तो हम ग्राफ से देख लिया वेवलेंथ हमने, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के हमने सारे टर्म लिख लिए, 6 या 7 लिखवाए ना, एम्पलीट्यूड लिखवाया, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फेज एंगल, ये सब कुछ बता दिया, ठीक है।
और उसके बाद पीक वैल्यू जो उसी का पार्ट है, पीक टू पीक वैल्यू, देन एवरेज वैल्यू, देन आरएमएस वैल्यू एंड द रेशियो ऑफ दीज। इतना ही है। एक टर्म है फेज डिफरेंस, एक टर्म है फेज डिफरेंस। इसको मिटा दो। टाइम कितना हो गया? 11 बज गया। 2 मिनट बाकी है। 2 मिनट निपटाई दो, क्योंकि फिर तुम परेशान होते रहोगे। फेज डिफरेंस देखिए, बात समझिएगा। फेज डिफरेंस सुन लीजिए। यहां देखिए, मान लीजिए एक वोल्टेज का एक ग्राफ है VT, जो है ऐसा, ठीक है। इसका नाम दे रहा हूं मैं VM साइन थीटा, ठीक है। या आप इसको बोल सकते हैं VM साइन ओमेगा टी, या कोई इसको बोल सकता है VM। बातें नहीं करो, बातें नहीं करो, ठीक है। 2 पाई f t, या कह सकते हैं VM साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी। ऐसे करके सब कुछ कह सकते हैं ना। अच्छा, दूसरा इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, ये थोड़ा सा फेज के साथ शुरू हो रहा है, ठीक है। सो ये जो इनिशियल फेज गैप है, इसको मैं phi 1 कह रहा हूं, मान लीजिए। फिर बात शुरू हो गई। सो इसका एक्सप्रेशन हो गया VT इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी प्लस phi 1, ठीक है। एक और इक्वेशन लिखिए, एक और ग्राफ। ये थोड़ा और शिफ्ट कर दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। सो यहां क्या हो रहा है, ये है phi 2, ठीक है। सो इसका एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, VT इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी प्लस phi 2। तो इन दोनों के बीच में क्या गैप है? मैं कहूं ये पहला वेव था, ये दूसरा वेव था, ये तीसरा वेव है। इसका फेज क्या है? इनिशियल फेज 0, यहां phi क्या है? 0। तो इसके बीच में क्या डिफरेंस है? phi 1 का। और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? phi 1 माइनस phi 2 कहूं या phi 2 माइनस phi 1 कहूं, मॉड लगा दूंगा। दैट इज फेज डिफरेंस, कि दोनों के बीच में कितना एंगल का डिफरेंस है, यानी ये कौन पहले है, कौन बाद में चल रहा है। इतनी सी बात, ठीक है। बस, ठीक है। तो आशा है, उम्मीद है कि आप लोग जो है इसको घर जाके पढ़िएगा, ठीक है। डरने की बात नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, कहीं भी नहीं कह रहा हूं मैं कि जो मैं पढ़ा दिया उतना ही ऑल इन ऑल नॉलेज था या वही बेस्ट अप्रोच था। बहुत सारे फंडामेंटल्स रह गए हैं। फंडामेंटल फिजिक्स आप नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको यह परेशानी बारंबार आएगी। तो आपको जब भी समय मिले अपने साइंस पर काम करिए, जाकर के घर पे फंडामेंटल फिजिक्स पढ़िए। 11th का 12th का फिजिक्स भी अलग से किताब उठा के पढ़िए, तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को समझ पाएंगे। कम से कम मैकेनिक्स को पढ़िए, कम से कम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को फिजिक्स की किताब से भी पढ़िए। हिंदी में पढ़िए, अंग्रेजी में पढ़िए, उर्दू में पढ़िए, जिसमें आपकी भाषा में समझ में आता है उस भाषा में पढ़िए। लेकिन पढ़ेंगे नहीं तो ये हमेशा उलझन बना रहेगा, कुछ ना कुछ आपको लगेगा कुछ छूट रहा है, ठीक है। फाइन, दैट्स इट।